बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और रसोई में सुबह से काम करते करते सिया का बुरा हाल था। उसने जैसे तैसे सारा काम निपटाया और पकोड़े छानकर बर्तन ढकते हुए खुद से कहा, चलो पकोड़े बनाकर तो तैयार हो गए और भल्ले बनकर भी तैयार हो गए। इन्हें थोड़ी देर के लिए दही में डालकर छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम करूंगी। रसोई में खड़े खड़े तो कमर जैसे अकड़ गई है। सिया ये सब बोलकर सारा खाना तैयार करके बस अपने कमरे में लेटने गई थी कि तभी कमरे में तुरंत ही उसकी सास कौशल्या आ गई और घबराते हुए बोली, सिया बहू, जाकर एक बार रसोई में देख तो क्या आफत मची हुई है। तेरी बुआ सास तो रसोई में घुस गई है। सिया ये बात सुनकर हैरान हो गई। वो जैसे ही कौशल्या के साथ रसोई में गई तो वहां का हाल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी बुआ सास सावित्री उन भल्लों में अलग से मसाला मिला रही थी जो सिया ने पहले से बनाकर रखे थे और उसकी फूफा ससुर हरीश पकोड़ों को दोबारा से कढ़ाई में तल रहे थे। फूफा जी, बुआ जी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो सारा खाना पहले से बना दिया था, तो आप लोग रसोई में दोबारा खाना क्यों बना रहे हैं? अरे सिया बहू, तूने खाना तो बना दिया था लेकिन दही भल्लों में मसाले थोड़े कम लग रहे थे, इसीलिए सोचा तुझे परेशान करने से अच्छा है कि मसाला खुद ही डाल देती हूँ। और बहू, बारिश का मौसम है, ये पकोड़े भी थोड़े कच्चे लग रहे थे। पकोड़े तो थोड़े करारे और सख्त अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा खुद ही पकोड़े तल लेता हूँ। अब हरीश और सावित्री प्लेट के अंदर पकोड़े और दही भल्ले निकालकर ड्राइंग रूम की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही सिया गुस्से से अपनी सास को देखते हुए कहती है, अम्मा जी, रिश्तेदार तो रसोई का सत्यानाश करके चले गए, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब इस रसोई को साफ कौन करेगा? बारिश में घर में मेहमान आते हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन रसोई में क्यों घुस जाते हैं? मेहमानों का काम है आना, बैठना, बातें करना, खाना और नमस्ते बोलकर चले जाना। देखा उन्होंने मेरी रसोई का क्या हाल कर दिया। बहू, वो मुझे ना अचानक याद आ गया, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं जाकर थोड़ा घुटनों में तेल लगा लेती हूँ, वरना तेरी मदद जरूर कर देती। कौशल्या भी ये बोलकर वहां से 9-11 हो जाती है और सिया को अकेले ही पूरी रसोई साफ करनी पड़ती है। अभी उसके घर से बुआ सास और फुआ ससुर गए भी नहीं थे कि जोरों की बारिश होने लगती है। इसी बीच उसकी दोनों ननद भी अपने पतियों को लेकर मायके में रुकने आ जाती है। सब लोग ड्राइंग रूम में साथ बैठे हुए थे, तभी ननदों ने अपनी फरमाइश शुरू कर दी। भाभी, पकौड़े बना दो ना, बारिश के मौसम में तो पकौड़े खाने का मजा ही अलग होता है। एक काम करो, आप आलू प्याज और बैंगन के पकौड़े बना दो। पकोड़े तो मैं बना दूंगी ननद जी, लेकिन अगर मैं पकोड़े बनाऊंगी तो फूफा जी को वो पकोड़े थोड़े कम सख्त लगेंगे और फूफा जी खुद ही रसोई में पकोड़े तलने चले जाएंगे। क्यों फूफा जी? अरे नहीं सिया बहू, रोज रोज ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम बस पकोड़े थोड़े ढंग से बनाना, हमें रसोई में जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी रसोई की शोभा तो उसकी बहू ही होती है। भाभी, मैं पकोड़े नहीं खाऊंगी, वो बहुत ऑयली होते हैं। आप एक काम करो, मेरे लिए पनीर की मस्त सब्जी और मक्खन वाली रोटियां बना दो। जो मजा मक्खन वाली रोटी में है वो घी वाली रोटी में कहाँ है? पर ननद जी, अभी तो सिर्फ शाम के 4 बजे हैं, अभी ना तो दोपहर के खाने का समय है ना ही रात के खाने का। अरे सिया बहू, अब इन्हें भूख लगी है तो खाना मांग रही है। मेहमानों को क्या खाना समय देख कर देना चाहिए, जा जल्दी से बना कर ले आ। सिया भारी मन से रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी सब लोगों के लिए पकौड़े और रात के खाने के लिए पनीर की सब्जी और रोटियां तैयार कर देती है। ये सब करते करते उसे शाम के 5:30 बज जाते हैं। जैसे वो बाहर आई और सब लोगों को खाना परोसा तो फूफा हरीश ने पहला पकौड़ा खाते ही कहा, सिया बहू, इस बार पकौड़े तो सख्त और करारे हैं, लेकिन चटनियों में मजा नहीं आ रहा। तूने सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी क्या? फूफा जी, सिलबट्टा तो है लेकिन वो थोड़ा ऊंचाई पर रखा हुआ था, तो मैंने मिक्सी में ही चटनी बनाकर तैयार कर दी। कोई बात नहीं, तू सबके साथ बैठ, मैं दोबारा से चटनी बनाकर लाता हूँ। मिक्सी में बनाई हुई चटनी में मजा नहीं आ रहा। तुम बस मेरे हाथों की सिलबट्टे वाली चटनी खाकर देखना, खुश हो जाओगे। हरीश जी ने किसी की एक नहीं सुनी और खुद ही दोबारा रसोई में घुस गए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पिंकी ने पनीर की सब्जी खाई तो मुंह बनाते हुए बोली, भाभी, पनीर की सब्जी तो अच्छी बनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मसाले डालने में कंजूसी कर दिया आपने। कोई बात नहीं, फूफा जी वहां चटनी बना रहे हैं, मैं मम्मी को बोल देती हूँ, इसमें थोड़े खड़े मसाले डालकर दोबारा गर्म कर देंगी तो स्वाद बढ़ जाएगा। पिंकी भी सब्जी का बर्तन लेकर रसोई की तरफ दौड़ पड़ती है। सिया गुस्से से अपनी सास को देखती है और कौशल्या डर के मारे अपनी नजरें नीचे कर लेती है। लेकिन तभी रसोई से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब लोग भागकर रसोई में जाकर देखते हैं तो पूरी रसोई की दीवारों और यहाँ तक कि छत पर भी हरी चटनी के छींटे चिपके हुए थे। हे राम, फूफा जी, ये क्या कर दिया आपने? सारी चटनी दीवारों और छत पर कैसे चिपक गई? माफ करना बहू, मुझे ये तुम्हारी मिक्सी नहीं आ रही थी चलानी, इसका ढक्कन ढंग से बंद नहीं हुआ और मैंने मिक्सी चला दी।
तो ये चटनी ना इधर उधर उड़ कर गिर गई। मिक्सी के साइड में खड़ी पिंकी भी सिर से पैर तक हरे रंग में रंग चुकी थी। उसी में गैस पर रखी पिंकी की कढ़ाई की सारी पनीर की सब्जी जलकर कोयला हो चुकी थी। भाभी मुझे ऐसे घूर कर मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ही फूफा जी की चटनी उड़ी, मेरा सारा ध्यान फूफा जी से लड़ाई करने में चला गया और यहाँ पनीर की सब्जी जल गई। पिंकी और हरीश चटनी साफ करने के लिए नहाने चले जाते हैं। तब कौशल्या ने सिया के पास आकर दबे आवाज में कहा, कोई बात नहीं बहू, ऐसा कर, अब इन लोगों को पनीर और पकौड़े हजम नहीं हो रहे हैं तो सबके लिए दाल चावल बना ले, इससे तेरा काम भी हल्का रहेगा। कौशल्या ये बोलकर वहां से ऐसे चली गई जैसे अपनी बहू पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। उनके जाते ही सिया ने अकेले खड़े होकर गुस्से में बुदबुदाया, बोलकर तो ऐसे चली गई जैसे दाल चावल बनाने में मेहनत ही नहीं लगती। उसमें भी कुछ लोगों के लिए बिना तड़के की दाल निकालनी होगी, कुछ लोगों के लिए घी का तड़का लगाना होगा और कुछ लोगों के लिए पूरे मसाले का। किसी को जीरा राइस चाहिए होगा, किसी को सादा चावल। और ये जो रसोई का हॉल हुआ, इसे कौन साफ करेगा? ये भी तो मुझे ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब सही समय पर जवाब देने का वक्त होता है तब हमें जवाब याद नहीं आते और बाद में अकेले सारे तर्क वितर्क याद आते हैं। यही सिया के साथ हुआ। अब वो बेचारी पहले रसोई की सफाई करने में लग गई और फिर रात का खाना परोसते परोसते उसे रात के 9:30 बज गए। जब उसका पति दीपक खाना खाने बैठा तो थाली देखकर बोला, ये क्या है सिया, बाहर इतनी जोरों की बारिश हो रही है। अरे मौसम कुछ टेस्टी खाने का हो रहा है। मुझे लगा था मेरी बहनें और बुआ फूफा जी आए हैं तो तुम कुछ अच्छा खासा बना रही होगी, तभी तो तुम्हें खाना लगाने में इतना समय लग गया। लेकिन तुमने बनाया क्या, दाल चावल, और फिर भी इतनी रात को खाना परोस रही हो। सिया, जो खुद आधी चटनी से सनी हुई थी और पसीने से भीगी हुई थी, उसने दीपक को देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने सबको खाना परोसा और खुद भी टेबल पर बैठकर एक शब्द बोले बिना जल्दी जल्दी खाना खाने लगी, जैसे वो खाने की जगह अपना गुस्सा खा रही हो। जिसे देखकर दीपक एक बार फिर बोलता है, अरे सिया, तुम तो खाना इस तरह खा रही हो जैसे खा नहीं रही हो बल्कि खाने पर जुल्म कर रही हो। दीपक की बात सुनकर सिया अभी भी जवाब नहीं देती और खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सभी लोग चाय नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। आज दीपक की भी छुट्टी थी। सिया थोड़ी देर में सब लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। ये क्या है बहू, ये तो तू काली चाय लेकर आई है। घर में दूध खत्म हो गया है क्या, या फिर सच में हमारे घर में ज्यादा गरीबी आ गई है? ये काली चाय कौन पिएगा? और ये ब्रेड भी बिल्कुल सादी है, ना मक्खन है, ना घी है, ना जैम है। ये क्या करी हो सिया तुम? वो सब तो छोड़िए भाभी, ये देखिए इस बर्तन में सिर्फ सूखा आटा रखा हुआ है, वो भी बस आटा। और इस प्लेट के नीचे बहुत सारी कच्ची सब्जियां हैं, आलू गोभी घिया। भाभी ये आपने क्या तमाशा किया है? मैं बताती हूँ। मैं जो भी खाना अपने मन से बनाऊं, आप सब उसमें कमी निकालने लगते हैं। अगर मैं चाय में दूध कम डालती हूँ तो आप कहते हैं दूध कम है, चीनी ज्यादा कर देती तो आप कहते हैं चीनी ज्यादा है। किसी को अदरक वाली चाय चाहिए, किसी को इलायची वाली। इसीलिए मैं सादी काली चाय लेकर आ गई। अरे तो बेटा, इस कच्चे खाने का हम क्या करेंगे? चल, काली चाय तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन ये कच्ची सब्जियां और सूखा आटा। क्योंकि मैं आप लोगों को अपने मन से जो भी परोस देती, आप लोग दोबारा रसोई में जाते और रसोई के अंदर तूफान मचाकर फिर से उसे ठीक करने की कोशिश करते। तो मैंने सोचा मैं सिर्फ इतनी ही मेहनत करूं। अगर बची हुई मेहनत मेरे मेहमानों को ही करनी है तो ये कच्ची सब्जियां और आटा हाजिर है, खुद बना लीजिए। देख रही हो भाभी कैसे जुबान चलती है तुम्हारी बहू की। अभी हमें यहाँ आए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ होगा और तुम्हारी बहू हमें ऐसे ताने दे रही है। सच में अगर आज भैया होते तो हमें ये सब कुछ सुनना ना पड़ता। जहां एक तरफ सिया को लगा था कि उसकी सास कौशल्या उस पर गुस्सा करेगी, वहीं कौशल्या ने बड़ी ही शांति से अपनी ननद सावित्री को करारा जवाब दिया। सही तो किया है मेरी बहू ने, तुम लोग सच में यही करते हो। अगर मेरी बहू का आधा खाना बनाने के बाद बचा हुआ खाना तुम लोगों को ही बनाना है तो अच्छा है ना। जो बारिश में मेहमान रसोई में घुसे रहते हैं, वो रसोई में घुसकर खुद अपने लिए खाना बनाए। अरे लेकिन भाभी, फूफा हरीश ने सावित्री के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक दिया और खुद आगे बढ़कर कहा, सही बोल रही हो भाभी आप। सिया बहू, हमें माफ करना, हमने तुम्हें हमेशा ही ज्यादा परेशान किया। आजकल के जमाने में बच्चे अगर 2 वक्त की रोटी आदर से दे दे वही बहुत होता है। हम जब से यहाँ आए तुमने हमसे जो मांगा खिलाया, लेकिन तुम्हारे खिलाए गए एक भी खाने की तारीफ करने की जगह हम उसमें बुराई निकालते रहे और खुद रसोई में जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते रहे। माफ करना फूफा जी, लेकिन आज अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो शायद हर घर की रसोई में यही होता रहता। बहुएं रसोई में खटती रहती और फिर भी उनके काम में कमियां निकाली जाती रहती।
मुझे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, बस आप मुझे बता दीजिए, मैं वो खाना बनाकर आप लोगों के आगे रख दूंगी। मेहमानों का आदर सत्कार अपनी जगह है, पर मेहमान खुद ही रसोई में घुसे रहे तो ये अच्छा नहीं लगता। माफ कर दो सिया, मेरी भी गलती है। तुम इतना कुछ झेल रही थी और मैं तुम्हारी परेशानी को समझ ही नहीं रहा था। कल रात को मैंने भी तुम पर बेकार में गुस्सा किया। आप सब लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। आप अगर किसी को मेरी मदद करनी है तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ और उन्हें मेरे खाने में कोई कमी लगती है तो वो तब बता सकते हैं। खाना पूरा बनकर तैयार हो जाने के बाद उसमें कमी निकालना और उसे जाकर दोबारा ठीक करना, ये खाने और खाना बनाने वाले दोनों का अपमान है। खैर, मैंने आप सब लोगों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और आलू टमाटर की सूखी चटपटी सब्जी बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में सिया सब लोगों के लिए अदरक वाली खुशबूदार गर्मा गर्म चाय लेकर आई, जिसकी महक से बारिश की ठंडी हवा के बीच पूरा ड्राइंग रूम महक उठा। साथ में वो आलू के घी और मक्खन से लथपथ पराठे और आलू टमाटर की चटपटी सब्जी भी लेकर आई। जैसे ही कौशल्या ने पहला निवाला खाया तो वो मुंह सिकोड़कर बोली, सब्जी तो ठीक है बहू, बस नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो बैठ मैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर ले आती हूँ। ये सुनते ही कमरे के सब लोग कौशल्या को घूर कर देखने लगे। कौशल्या ने सबका चेहरा देखकर हंसते हुए कहा, अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, सब्जी पराठे चाय सब कुछ एक नंबर बना है। अब क्या मैं अपनी बहू से थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकती? सब लोग जोर से हंस पड़े। बस उस दिन के बाद से जब भी बारिश आती तो मेहमानों से भरी रहने वाली रसोई अब खाली रहती, जहां सिया सुकून से सब लोगों के लिए खाना बनाती। हाँ, बस अब ये बदलाव हो गया था कि मेहमान खाने में कमी निकालने की जगह सिया की मदद करवाने के लिए रसोई में हाथ बटाया करते थे। इससे सिया को भी बहुत राहत हुई और जब उसकी दोनों ननदें उसकी मदद करती तो रसोई का सारा काम आधे समय में ही निपट जाया करता था। सुबह का समय है। शिखा अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। वो अलमारी से अपना पसंदीदा चमकीला लाल रंग का वन पीस निकालती है और उसे पहनकर रेड लिपस्टिक लगाकर मुस्कुराते हुए बाहर आती है। उसकी भाभी सुरभि उसे देखकर, ठीक है भाभी, माँ मैं अब कॉलेज जा रही हूँ। मेरी सभी सहेलियाँ बाहर रास्ते पर मेरा इंतजार कर रही हैं। देर हो रही है, मैं अब निकलती हूँ। नीता लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर आराम से आज का अखबार पढ़ रही थी। तभी सुरभि किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और शिखा का पहनावा और भड़कीला रूप देखकर उसे टोकते हुए, शिखा जरा रुको, ये क्या तमाशा बना रखा है सुबह सुबह? इतना फिट वन पीस और इतनी डार्क लिपस्टिक लगाकर भला कोई कॉलेज पढ़ने जाता है क्या? ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। चलो अंदर आओ और इसे चुपचाप चेंज करके आओ। ओफो भाभी, आप भी ना हमेशा मेरी हर छोटी छोटी बातों पर बिना वजह टोकने लगती हो। आजकल कॉलेज में सभी लड़कियां ऐसे ही नए फैशन के कपड़े पहनती हैं। ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे फालतू का ज्ञान मत दो शिखा। मैंने जो एक बार बोला है चुपचाप जाकर वही करो। सीधे अपने कमरे में जाओ और अपने इन तड़क भड़क कपड़ों को तुरंत बदलो। तभी रवि अपने कमरे से दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बाहर आता है और हॉल में अपनी पत्नी और बहन के बीच हो रही बहस को सुनकर बीच बचाव करते हुए, शिखा, तुम अपनी भाभी की बात मान क्यों नहीं लेती? जब सुरभि कह रही है तो बिल्कुल ठीक ही कह रही होगी। वो बड़ी है, जाओ अंदर कमरे में और अपने कपड़े बदल कर आओ, बहस मत करो। शिखा का मुंह उतर जाता है। वो चिढ़कर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक साधारण सा सूट पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर सुरभि, हाँ अब लग रही हो ना बिल्कुल सभ्य और संस्कारी लड़की। अब ठीक है, अब तुम आराम से अपने कॉलेज जा सकती हो। शिखा सुरभि को गुस्से वाली नजर से देखती है और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाती है। सुरभि किचन में जाकर बर्तन साफ करते हुए बड़बड़ाने लगती है। सुबह उठकर घर का एक भी काम हाथ नहीं लगाती और सोकर उठते ही फैशन करके कॉलेज जाने लगती है। जब तक मैं इस घर में बहू हूँ, मैं तो इसके ऐसे नखरों को हमेशा डिस्टर्ब करूंगी ही। शाम हो जाती है और शिखा कॉलेज से थककर घर लौटती है। वो जैसे ही हॉल में कदम रखती है तो रवि और सुरभि को बाहर जाने के लिए तैयार देखकर, अरे भैया भाभी, आप दोनों इस समय तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे शिखा, क्या बताऊं, आज दोपहर से ही सुरभि शॉपिंग जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। इसके आगे मेरी एक नहीं चली, इसलिए इसे मॉल लेकर जा रहा हूँ। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूंगी। मुझे भी अपने लिए कॉलेज की कुछ जरूरी चीजें और नए कपड़े लेने हैं। लेकिन शिखा, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम्हें शॉपिंग करनी है तो तुम बाद में कभी माँ जी के साथ बाजार चली जाना। नहीं भाभी, मुझे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी चीजें लेनी है जो कल ही चाहिए। जब भैया गाड़ी से जा ही रहे तो मैं भी साथ चलूंगी। रवि दोनों को गाड़ी में बिठाता है और तीनों शहर के बड़े मॉल पहुंचते हैं। सुरभि एक बड़ी साड़ियों की दुकान में जाती है
और वहाँ रखे कपड़ों को देखने लगती है। उसे एक बहुत महंगी सिल्क की साड़ी पसंद आ जाती है। सुनिए जी, क्या मैं ये साड़ी ले लूं? ये सिल्क की साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। शिखा साड़ी का प्राइस टैग देखती है और सुरभि को नीचे दिखाने के लिए तुरंत बगल के रैक से एक और भी ज्यादा महंगा डिजाइनर सूट निकालकर रवि से, भैया अगर आज आप भाभी को उनकी पसंद की वो महंगी साड़ी दिलाएंगे ना, तो मुझे भी ये वाला महंगा सूट दिलाना पड़ेगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? एक महंगी साड़ी मांग रही है तो दूसरी उससे भी महंगा सूट। इतना पैसा मेरे पास इस वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों कोई सस्ती ड्रेस पसंद कर लो, वरना हम इसी वक्त घर वापस चल रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो मैं भी कोई साधारण सी साड़ी ले लेती हूँ। चलिए यहाँ से। दोनों सस्ते कपड़े की दुकान पर जाती हैं और अपने लिए ड्रेस खरीद लेती हैं। शिखा सुरभि की उतरी हुई सूरत देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है और मुस्कुराती है। तीनों घर वापस आ जाते हैं। सुरभि सीधे लिविंग रूम में बैठी नीता के पास जाती है और शिकायत करते हुए, देखिए ना माँ जी, आज मैं बाजार में ड्रेस लेने गई थी तो शिखा ने वहाँ आकर सब डिस्टर्ब कर दिया। उसकी इस फालतू जिद के कारण मुझे अपनी पसंद का महंगा कपड़ा छोड़कर ये सस्ता कपड़ा लेना पड़ा। आप उसे समझाइए। ठीक है बहू, तुम शांत हो जाओ। मैं शिखा के कमरे में जाकर उसे अच्छे से समझाती हूँ। तुम जाकर रात के खाने की तैयारी करो। नीता सोफे से उठती है और शिखा के कमरे में जाती है, जहाँ शिखा बेड पर बैठी किताब पलट रही है। शिखा, जब रवि और सुरभि शॉपिंग पर जा रहे थे तो तुझे उनके बीच में जाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना, सुरभि को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है। भाभी हमेशा मेरे साथ कंपटीशन करती है और मुझे बिना वजह हर बात पर टोकती है। वो मुझसे बहुत जलती है। तब आपको उनका व्यवहार नहीं दिखता? हे भगवान, मैं इस घर में आखिर किसे समझाऊं? तुम दोनों ने मिलकर मेरा सुख चैन पूरी तरह छीन लिया है। रोज रोज का यही कलेश है। नीता परेशान होकर शिखा के कमरे से बाहर निकल जाती है। शिखा चिढ़कर अपनी किताब मेज पर पटक देती है। अगली शाम शिखा अच्छे कपड़े पहनकर हॉल में आती है, जहाँ नीता और सुरभि पहले से बैठी बातें कर रही हैं। माँ, आज मेरी कॉलेज की एक बहुत ही खास सहेली की बर्थडे पार्टी है। मैं वहाँ जा रही हूँ और दोस्तों के साथ थोड़ा देर से लौटूंगी। मेरा इंतजार मत करना। चली जाओ पार्टी में, लेकिन समय पर वापस आना मत भूलना। आजकल रात को बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं रहता। लड़कियों का इतनी देर तक अकेले बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। भाभी, ये कौन सी बात हुई भला? बर्थडे पार्टी हमेशा लेट नाइट ही शुरू होती है। मेरे कॉलेज के सब दोस्त वहाँ आएंगे। मैं इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकती हूँ? शिखा, भाभी ठीक ही तो कह रही है। रात को बाहर का माहौल सचमुच ठीक नहीं रहता। टाइम पर घर आ जाना और ज्यादा लेट मत करना। शिखा चिढ़कर घर से बाहर चली जाती है। रात के 8 बजते ही सुरभि घड़ी देखती है और रवि को फोन करने के लिए उकसाती है। रवि शिखा को फोन लगाकर, शिखा, 8 बज गए हैं और तुम अभी तक घर नहीं आई। तुरंत ऑटो पकड़ो और चुपचाप घर वापस आओ। शिखा मजबूरी में पार्टी छोड़कर आधे घंटे में घर लौट आती है। वो बहुत रोते हुए हॉल में बैठी अपनी माँ नीता से सुरभि की शिकायत करने लगती है। देखो ना माँ, भाभी ने भैया से मेरी झूठी शिकायत करके मेरी इतनी अच्छी पार्टी खराब करवा दी। वहाँ सब दोस्तों के सामने मेरा तमाशा बन गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तेरी भाभी ने जो किया सही तो किया बेटा। तेरी सुरक्षा के लिए ही तो रवि से फोन करवाया था। शिखा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन संडे की सुबह सुरभि अपने सिर पर एक सफेद पट्टी बांधकर बीमार होने का नाटक करती है और लिविंग रूम में आती है। माँ जी, आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझसे आज रसोई का कोई काम नहीं होगा। आज का सारा काम शिखा ही करेगी। बहुत आराम करती है वो। ठीक है बहू, तुम जाकर आराम करो। अब नीता शिखा के कमरे में जाकर शिखा से, शिखा बेटा, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आज का दोपहर का खाना तुम बना लो। माँ, पूरे हफ्ते में मुझे सिर्फ एक संडे मिलता है। मुझे आज अपने कपड़े धोने हैं और भी बहुत जरूरी काम है। भाभी जानबूझकर नाटक कर रही है ताकि मुझे परेशान कर सके। काम बता दिया तो तुम माँ जी से मेरी चुगली करने लगी। शिखा, मैं रोज अकेले काम करती हूँ, तब तुम्हें कुछ नहीं दिखता? तुम दोनों अपनी ये बहस बंद करो और चुप हो जाओ। शिखा, रसोई में जा और चुपचाप खाना बना ले। शिखा चिढ़कर रसोई में जाती है और बर्तन पटकने लगती है। कुछ दिन बाद दोपहर में दूर की मौसी अचानक मेहमान बनकर घर आती है। नीता शिखा के कमरे में जाकर, शिखा बेटा, जरा बाहर आओ। देखो मौसी जी आई हैं। मौसी के लिए चाय नाश्ता बना दे। माँ, आप सुरभि भाभी को बोल दो ना, वो अपने कमरे में फ्री बैठी है। मैं यहाँ अपने कमरे में कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ। अब नीता सुरभि के कमरे में जाकर, सुरभि बहू,
शिखा पढ़ाई कर रही है, तुम जरा मेहमानों के लिए चाय बना दो। माँ जी, वो बस पढ़ाई का बहाना बना रही है, मैं अपनी अलमारी साफ कर रही हूँ, बहुत काम है, मैं अभी नहीं जा सकती। देख लो माँ, भाभी कैसे काम से जी चुराती है, सारा काम मेरे सिर मर देती है और खुद आराम करती है। तभी सुरभि वहाँ आकर, तुम फिर से माँ जी के सामने मेरी चुगली कर रही हो शिखा, तुम खुद तो घर का एक काम नहीं करती हो और मुझे बोल रही हो। दोनों ननद भाभी मौसी के सामने ही जोर जोर से बहस करने लगती हैं। मौसी दोनों का ये तमाशा देखकर बहुत परेशान होकर नीता से, अरे भाई, तुम दोनों इस तरह आपस में क्यों लड़ रही हो? मैं बाहर से खा पी कर आई हूँ, मेरे लिए कुछ मत बनाओ, आपस में झगड़ा मत करो। अच्छा बहन नीता, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे घर में तो हमेशा यही हंगामा मचा रहता है, सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं है, फिर कभी आऊंगी। मौसी गुस्से में चली जाती है। नीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दोनों को डांटते हुए, तुम दोनों ने समाज में मेरी नाक कटवा दी, हर छोटी बात पर झगड़ा करती रहती हो, तुम दोनों ने मेरा सुख चैन छीन लिया है, मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और घर में लगातार क्लेश होता रहता है। एक दिन सुरभि हाथ में एक कागज लेकर खुश होती हुई हॉल में आती है। माँ जी, आज शाम को मेरी कुछ खास सहेलियां घर पर आने वाली हैं, मैंने उनके लिए किट्टी पार्टी रखी है। तभी शिखा वहाँ आकर, माँ, आज शाम को मेरी सहेलियां ग्रुप स्टडी के लिए आ रही हैं, भाभी अपनी किट्टी पार्टी फिर कभी रख ले, मेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। मेरी पार्टी पहले से तय है, मैं इसे कैंसिल नहीं करूंगी, तुम अपनी सहेलियों को आने से मना करो। दोनों फिर से जोर जोर से लड़ने लगती हैं। तभी रवि ऑफिस से आता है और ये सब सुनकर दोनों को डांटते हुए, चुप हो जाओ तुम दोनों, हर वक्त लड़ती रहती हो। सुरभि, पहले सहेलियों को बुला ले, शिखा बाद में तुम बुला लेना, बात खत्म करो और शांत रहो। नहीं, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। माँ जी, अब इस घर में या तो ये ननद शिखा रहेगी या मैं रहूंगी, आप फैसला कर लो। हाँ माँ, सुरभि भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, या तो ये रहेंगी या मैं, तुम शाम तक अपना आखिरी फैसला बता देना कि कौन रहेगा। दोनों गुस्से में अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। नीता परेशान होकर रोने लगती है और अपनी बहन के घर चली जाती है। कल्पना मौसी मुस्कुराकर उसके कान में एक गुप्त प्लान बताती है। नीता खुश होकर घर लौटती है और हॉल में बैठती है। तब शिखा, हाँ माँ, आ गई तुम, तो बताओ तुमने क्या फैसला किया, कौन रहेगा इस घर में? हाँ माँ जी, बताइए, हम दोनों में से कौन इस घर से बाहर जाएगा? मैंने अपना फैसला कर लिया है, तुम दोनों इसी वक्त अपना अपना बैग समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो, मैं तुम दोनों में से किसी को इस घर में नहीं रखूंगी। हाँ माँ, ये बिल्कुल सही फैसला है, तुम दोनों इसी वक्त निकलो यहाँ से। रवि दोनों को उनका सूटकेस देकर बाहर निकालकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तब सुरभि, शिखा, तुम्हारी इस फालतू की जिद की वजह से आज मैं घर से बेघर हो गई हूँ, मैं अपने मायके फोन करके वहाँ चली जाऊंगी, तुम अपना देखो कि कहाँ जाओगी। आपकी वजह से मैं भी घर से निकाली गई हूँ, मैं अपनी सहेली के घर चली जाऊंगी, वो मुझे कभी मना नहीं करेगी। सुरभि तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। सारी बातें सुनकर सुरभि की माँ, सुरभि, ऐसे छोटे छोटे झगड़ों के लिए हमारे घर रोते हुए मत आना, अपना झगड़ा खुद सुलझाओ। उधर शिखा अपनी सहेली को फोन करती है तो वो भी अपने घर वालों का बहाना बनाकर उसे रखने से साफ मना कर देती है। दोनों पूरी तरह लाचार और बेसहारा होकर वापस अपने घर के बंद दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। भाभी, आपको आपके मायके वालों ने आने से साफ मना कर दिया ना? हाँ शिखा, माँ ने मना कर दिया, और तुमको तुम्हारी उस पक्की दोस्त ने भी मना कर दिया ना? हाँ भाभी, उसने भी मना कर दिया, अब हम इस सुनसान सड़क पर क्या करें, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। शिखा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चलो माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और आज से इस घर में मिलकर रहेंगे और कभी नहीं लड़ेंगे। सुरभि दरवाजा खटखटाती है। नीता गेट खोलती है तो दोनों माफी मांगते हुए, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम दोनों आज से एक साथ मिलकर रहेंगे और कभी आपस में कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, हम समझ गई हैं कि परिवार से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता, हम आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगी। पक्का? दोबारा इस घर में तुम दोनों की वजह से कलेश तो नहीं होगा ना? हाँ माँ जी, बिल्कुल पक्का, हम हमेशा मिलकर रहेंगे। नहीं माँ, मत इन्हें घर के अंदर लो, या फिर थोड़े दिन में कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करेंगी और परेशान करेंगी। नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत कहो, हम अपनी गलती बहुत अच्छे से समझ गए हैं, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, हम मिलकर रहेंगी।
नीता मुस्कुराकर दोनों को प्यार से गले लगा लेती है। सुरभि और शिखा एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हैं और पूरे परिवार में फिर से खुशियां छा जाती हैं।